नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से लगातार न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदली है। हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आया यानी 3 दिसंबर को जिस समय रिजल्ट आया और उस समय ऐसा लगा कि अब कांग्रेस चुनाव हार रही है, तो आनंद फानन में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई और ये कहा गया कि 6 दिसंबर को ये बैठक होगी। लेकिन आज ये अपडेट है कि वो बैठक स्थगित हो गई है फिलहाल, और उसमें ये तर्क है कि तमाम ऐसे नेता, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, अखिलेश सिंह हो, ममता बनर्जी, वो तमाम ये नेता उसमें शामिल नहीं हो रही है। इस कारण इस बैठक को फिलहाल स्थगित किया गया है। अब सवाल ये है कि जिन नेताओं को इन चुनाव से पहले कांग्रेस बहुत भाव नहीं दे रही थी, अब कांग्रेस को उन्हें भाव देना पड़ेगा, क्योंकि क्या स्थितियां बन रही है। उन्हीं स्थितियों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं और बीजेपी से डॉक्टर प्रीति शेखर है। सबसे पहले असित नाथ जी, क्या हुआ अचानक से आनंद फानन में जिस दिन रिजल्ट आया उसी समय 12-1 बजे के आसपास में ये खबर आ गई कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तमाम नेताओं को इसकी जानकारी नहीं, उसके बावजूद भी ये बैठक बुलाई गई और आज अचानक से बैठक स्थगित हो गई। चल क्या रहा है? हाँ दीपक जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप कल आयोजित होने वाली बैठक के संबंध में ही प्रश्न कर रहे हैं। अभी देखिए, कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं कि कल बैठक पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन ऐसी संभावना है। ऐसी संभावना इसलिए है क्योंकि हम चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी स्वयं शामिल हैं। अभी स्थिति यह है कि बिहार से मुख्यमंत्री जी अपने प्रतिनिधि के तौर पर ललन सिंह जी को और संजय झा जी को भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी कोई प्रतिनिधि आने वाले हैं। झारखंड को लेकर अभी साफ नहीं है, मुख्यमंत्री जा भी सकते हैं, हो सकता है कोई प्रतिनिधि भेजे, लेकिन अभी स्थिति वहां साफ नहीं। और कांग्रेस चाह रही कि नहीं, नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी जी सब लोग उसमें शामिल हों, लेकिन सबकी अपनी कुछ कुछ व्यस्तताएं हैं और चूंकि समय मिला भी नहीं, अचानक इस तारीख का ऐलान हो गया, तो सबने थोड़ा समय मांगा है ताकि जिस दिन बहुत व्यस्तता ना हो उस दिन ये बैठक रखी जाए। तो कुछ ही देरी में मुझे लगता है कि 5 बजे तक कुछ स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि नई तारीख क्या है, या फिर बैठक कल ही होनी है, प्रतिनिधि ही शामिल होंगे, तो थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। कोई नाराजगी नहीं है। हेमंत सोरेन जी का बयान तो सारे मीडिया कर्मियों ने लिया कि उन्होंने कहा कि हाँ, खड़गे जी से हमारी बात हुई है, खड़गे जी से उनकी बात हुई है, नीतीश कुमार जी की बात हुई है, ममता बनर्जी जी की बात हुई है। नाराज कोई नहीं है, बस यह है कि कल व्यस्तता है सबकी। आज कैबिनेट की बैठक है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री की, तो कल सबकी थोड़ी थोड़ी व्यस्तता है, इसलिए अपने वो सारे लोग थोड़ा समय चाहते हैं। 2-4 दिन बाद बैठक रखी जाए, 10 दिन बाद रखी जाए, जब सारे लोग फ्री हो, ऐसी कोशिश हो रही है। दीपक असित जी, नाराजगी तो है। कल हम लोगों ने सबने ममता बनर्जी के बयान को सुना था। उनसे जब पूछा गया था कि क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में वो शामिल होंगी या नहीं होंगी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना प्रोग्राम पहले ही फिक्स कर रखा है और ये बैठक हो रही है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो बैठक में शामिल नहीं हो सकती, उन्होंने साफ तौर से क्लियर कर रखा था। और जिस दिन से ये रिजल्ट आया है, शायद उससे पहले भी कहें तो नीतीश कुमार कांग्रेस से वैसे ही जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तो कोई बातचीत नहीं, तो उस पर नाराज थे। नाराजगी तो है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग पर तो अभी तीनों बैठकों में कोई बात भी नहीं हुई, किसी नेता ने इस मुद्दे को उठाया तक नहीं था। अभी तो अलग अलग इश्यूज थे, बैठकों में अलग अलग बातें तय करनी थी और तीनों बैठकों में सारी बातें तय भी हुई। अगली 1-2 बैठकों में सीट शेयरिंग पर बात होगी। इस बैठक में भी होने की संभावना कम है। जो इसके बाद बैठक होने वाली है वो कल हो या फिर 2-4-10 दिन बाद। इसमें भी अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कोई लेकर नहीं जाएगा, ऐसा तमाम लोगों के बीच आपसी सहमति है। इसके बाद वाली बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा और इसको लेकर कमोबेश, देखिए, कमोबेश सारे राजनीतिक दलों ने तय कर लिया है कि अपने अपने राज्य में किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। आपसे लोगों ने कह भी दिया है, बस उसमें थोड़ा 19-20 होगा, 2-4 इधर उधर होगा और सहमति बन जाती है, गठबंधन होना होता है। तो
तो सीट शेयरिंग उतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है जितना समझा जा रहा है। दीपक जी, असित जी, मैं आऊंगा आपके पास, और नाराजगी को लेकर आप ही का स्टेटमेंट आया था 2 दिनों पहले हमारे इसी डिबेट शो में, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अभी एजाज साहब से जानते हैं। एजाज साहब, अभी असित जी कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी है, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उस चुनाव में अपने सहयोगी दलों को साथ में नहीं लिया गया। आप ये मानते हैं कि विश्वास में अगर लिया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती जो नौबत आज आई है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आसित नाथ जी ने जो बातें कही एकदम दुरुस्त कही है कि कोई नाराजगी का मामला नहीं है, और स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मुद्दों के आधार पर जनता और जनता के हितों में, जनता के सवाल पर जिन उद्देश्यों के लिए बनी है उन उद्देश्यों में आगे बढ़ रही है। और स्पष्ट रूप से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी उतना खुश नहीं है, चूंकि प्रधानमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज था उस दिन, वो जो संबोधन कर रहे थे, वो उसी तरह का था कि एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो उसको पता होता है कि हमने परीक्षा कैसे दिया है। अब परीक्षा परिणाम अगर उसके द्वारा जिस तरह से परीक्षा दी गई है उससे बेहतर आ जाता है तो उसको स्वयं अचंभा होता है और उसको लगता है कि ये इतना अच्छा परीक्षा परिणाम कैसे आ गया। तो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज से भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का विचार आ रहा है लगातार, वो जीत पर इतरा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी सोच है कि 2018 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये 18 का सेमीफाइनल हम जरूर हार गए हैं, लेकिन 19 का फाइनल हम जीतेंगे। तो उसी तरह से उनको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सेमीफाइनल तो हम जीत गए हैं, लेकिन फाइनल हम जीतने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि फाइनल के लिए जो फील्डिंग सेटिंग की गई है, जो बैट्समैन को उतारा जाएगा, जो बॉलर को उतारा जाएगा, उनको पता है कि वो धुआंधार बल्लेबाजी भी करेंगे, धुआंधार बॉलिंग भी करेंगे, और ये पिच पर टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जो पिच है वो जनता के अनुरूप बनाई गई है, और जनता अब इनके पिच पर आकर के इनको खेलते हुए देखना नहीं चाहती है। क्योंकि पता है जनता को भी कि अगर ये पिच पर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान पिच का तो कम करेंगे, हमारा नुकसान ज्यादा करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो जनता के हितों के खिलाफ जाकर के काम करने का इनका जो तरीका है, और खास तौर से महिलाओं के प्रति इनका जो व्यवहार है, और नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन ये परोस रहे हैं उनको नफरत। और बिहार से जो हमने रोजगार का एक राजनीति दृष्टिकोण दिया है और बताने का काम किया है कि नफरत के खिलाफ अगर रोजगार और नौकरी पर एक राजनीति को आगे बढ़ाया जाए तो देश और देश के अंदर नौजवानों को जो भटकाव की दिशा में लोग ले जाना चाहते हैं वो भटकाव से बच सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि बिहार में हमने जो नजीर प्रस्तुत किया है, 1,20,000, 2014 से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हर साल 2 करोड़ रोजगार का दावा किया था, लेकिन दिया कितना? 7,22,131। और हमने इस एक साल के अंदर में सरकार बनने के बाद जो नौकरियां दी हैं वो करीब 5 लाख के हैं। यह स्पष्ट दृष्टिकोण है महागठबंधन सरकार का, ये विजन है महागठबंधन सरकार का, ये बिहार मॉडल है जो देश स्तर पर स्वीकारता कहीं ना कहीं प्राप्त कर रही है। इसलिए एक मिनट बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, उस कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई, उन रिपोर्टों को लेकर राहुल गांधी उन विधानसभा चुनाव में गए। अभी आप पिच की बात कर रहे थे, बैट्समैन बॉलिंग की बात कर रहे थे, उन राज्यों की परिस्थितियां अलग थी, बिहार की परिस्थिति अलग है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी गलत पिच पर खेल गए? देखिए दीपक जी, जो जातीय गणना हुई और जातीय गणना के माध्यम से हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उस आंकड़ों के आधार पर हमने
जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की है, हमने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के सामने एक विचार रखा है। कैबिनेट के माध्यम से हमने जो प्रस्ताव दिया है कि आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। केंद्र सरकार अब तक इस मामले पर ना तो कोई वक्तव्य दिया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का इस मामले पर कोई बातें सामने आ रही है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह के मामले में बढ़ा चढ़ा करके बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको ठीक है। कास्ट सर्वे पे एजाज साहब बाद में बात करेंगे जी। कास्ट सर्वे को लेकर यहाँ पे ये देश की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी है और देश की राजनीति में परिवर्तन अवश्य होगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। और आने वाले समय में एजाज साहब अभी कह रहे थे हमारे जो बैट्समैन है, हमारे जो बॉलर हैं, हमारे जो फील्डर हैं, उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जो व्यू रचना की। उत्तर ले लेता हूं। प्रीति शेखर जी यहाँ पे हैं। प्रीति जी, अभी एजाज साहब कह रहे थे कि जीत तो आप लोग है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज जीत वाला नहीं था, अचानक से मिली हुई जीत थी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं इंडिया गठबंधन में, एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बिखराव जैसा है। हालांकि आशीष जी और एजाज साहब उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसका लाभ आपको मिलेगा? आप लोग इससे तो खुश हैं? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता भाई एजाज जी की बातों का जवाब दे दूं कि वो जिस प्लेयर, जिस क्रिकेट मैच फील्डिंग की बात कर रहे थे राजनीतिक रूप से, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस बार चुनावी खेल में भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आया उसमें वो 3-1 से विजेता घोषित हुई है, इसलिए उन्हें भी बधाई देनी चाहिए। दूसरी बात कि इन सारे परिणामों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल या फिर इंडी अलायंस में जो भगदड़ मची है, उस पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी इंडी अलायंस, जो नीतीश कुमार जी जो इसके प्रणेता रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से जब चुनाव हो रहे थे विभिन्न विधानसभाओं में, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अभी चुनावों में व्यस्त है, वो अभी गठबंधन पर अभी कुछ विशेष नहीं सोच पा रही, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और अब देखिए कि परिणाम निकले हुए चंद घंटे ही भी नहीं हुए थे कि उधर से फिर कांग्रेस की तरफ से यह पहल की गई कि जल्द से जल्द एक दिन के अंदर ही बैठक बुलाई जाए। तो यह क्या दर्शाता है कि एक तरफ तो आप नीतीश जी को मन्नतें करनी पड़ रही थी, लेकिन जब कांग्रेस को फजीहत झेलना पड़ा, जो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लिए वो घूम रही थी और इन राज्यों में इतना खराब परिणाम रहा, तो अब उनको स्वयं इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। तो यह तो हास्यास्पद स्थिति अभी कांग्रेस की हो गई है। और जहां तक बात है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की, तो बिहार में राजनीतिक रूप से जो स्पष्ट रूप से विभिन्न राज्यों में जो जनमत संग्रह हम लोगों ने किया है, जो हम लोग को जो वोट प्राप्त हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग उनकी नीतियों पर भरोसा करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें नहीं भी रही हैं, वहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट में भाग लिया है भाजपा के पक्ष में। इसका ये सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर इतना भरोसा करते हैं कि जहां सरकारें नहीं भी है हमारी पार्टी की, वहां भी जनता आगे बढ़कर वोट कर रही है ताकि भाजपा की सरकार बने और डबल इंजन की सरकार बनने के फलस्वरूप उन्हें ज्यादा लाभ मिले, उन्हें ज्यादा विकास योजनाओं का लाभ मिल सके। तो इंडी अलायंस में इतनी भगदड़ मची हुई है इस परिणामों के बाद कि अब अखिलेश जी अलग हैं, वो पहले से भी अलग ही चल रहे थे लगभग। उधर से ममता दीदी ने तो बिल्कुल एक तरफा बता दिया कि वो अन्य जगह व्यस्त हैं, और यहाँ पर नीतीश जी पता नहीं कौन से कोने में छुप कर बैठे हैं कि उन्हें तो परिणामों के बाद निकलना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ हो, लेकिन राजनीतिक रूप से दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा मैसेज देना था अभी, जो कि वो नहीं दे पाए। और उनके पार्टी के नेता के जाने मात्र से गठबंधन की बैठक की कितनी सार्थकता होगी, यह तो मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस और आरजेडी और जदयू समझ रही होगी इस बात को। और दीपक जी, आशीष जी, आपको जब चुनाव परिणाम आए उस दिन आपने भी देखा होगा कि जेडीयू की तरफ से और खास करके केसी त्यागी काफी रिएक्ट किया और उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है, अगर कांग्रेस ने पहले बैठक बुलाई होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। आपने ही इस डिबेट में कहा था कि जिनको नाराज होना है वो हम
किसी को खुश करने के लिए नहीं है। आज उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए जो बैठक आपने बुलाई है, उस बैठक को अब आपको उनके हिसाब से अब आयोजित करना पड़ रहा है। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा, वहां अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो जदयू भी चुनाव लड़ रहा था, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, सब अलग अलग लड़ रहे थे। वहां गठबंधन की शक्ल में हम मैदान में नहीं थे, एनडीए गठबंधन की शक्ल में था। हम अकेले अकेले लड़े थे। हम अगर गठबंधन की शक्ल में लड़ते तो एनडीए से हमारा मुकाबला होता, तब रिजल्ट शायद अलग होते। अगले चुनाव हम गठबंधन की शक्ल में लड़ेंगे, अलग अलग नहीं लड़ेंगे। मतलब एक गठबंधन का दूसरे गठबंधन से टकराव होगा। यहाँ तो हम पार्टियां अलग अलग थे तो हम मजबूत भी नहीं थे, हम एक होते तो हमारी ताकत अलग होती। इसलिए हार इंडिया गठबंधन की नहीं है। बड़ी ही चालाकी से भाजपा के लोग और भाजपा संपोषित सांप्रदायिक मीडिया जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रहा है। अरे मूर्खों, इंडिया गठबंधन तो लड़ाई नहीं था, वहां तो अलग अलग पार्टियां लड़ी थी। लेकिन मूर्खता ही भाजपा का सनातन परिचय है। मूर्खता त्यागिएगा, भाजपा वाले भगा देंगे। वहां बुद्धि की बात हुई कि लोग लगेंगे गालियां देने भाजपा के अंदर और भगा ही देंगे उस आदमी। मूर्खता भाजपा का सनातन परिचय है। इंडिया गठबंधन हार गया, इंडिया गठबंधन लड़ाई नहीं था तो हार साथ में आप लोग गठबंधन बनाए थे तो चुनाव भी साथ में लड़ते तो आज मुकाबला कुछ और होता, परिणाम कुछ और होते। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था ना हमने वो गठबंधन, लोकसभा चुनाव हमने वो गठबंधन दीपक जी लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था। और कोई पहली बार नहीं हुआ है। जदयू जब एनडीए गठबंधन में था तब जदयू ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे थे भाजपा के खिलाफ, तब जदयू ने दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारे थे विधानसभा चुनाव में, तब मणिपुर में जदयू ने 6 सीटें भी जीत ली थी भाजपा के खिलाफ। तो तब तो एनडीए गठबंधन में था जदयू, उसके उम्मीदवार उतरते थे। पहली बार थोड़ी हुआ। हमारा ये गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए हुआ है। हमारा ये गठबंधन हुआ है उस आदमी को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए जिसने चीन के सामने घुटने टेक दिए और हमारी मातृभूमि चीन को सौंप दी। हमारा गठबंधन उस आदमी को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए हुआ है जिसने हमारी रेल, हमारे बैंक, हमारा एलआईसी, हमारी सार्वजनिक संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेच दी। हमारा गठबंधन उस आदमी को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए हुआ है जिसने हमारा देश लूटने वाले पूंजीपतियों को बड़ी ही आराम से ले जाकर विदेशों में बसा दिया। हमारा गठबंधन अलग मकसद के लिए हुआ है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। इसलिए इंडिया नहीं हारा है पहली बार। और इंडिया एकजुट होगा तब एनडीए से लड़ेगा। एनडीए 32 दलों का गठबंधन है। हम अकेले कांग्रेस वहां 32 दलों के गठबंधन से कांग्रेस लड़ रही थी। 32 दलों से लड़के अगर हम हार गए तो इसको ऐसे परोसा जा रहा है जैसे बड़ी हार हो गई। ऐसा नहीं है। हम अकेले थे, वो 32 थे। अब हम भी 26 होंगे और 32 से हमारा मुकाबला होगा, तब देखेंगे लोकसभा। दीपक जी, एजाज जी, एक जिस तरह की बात आ रही है, एक जाहिर सी बात है कि एक कहीं ना कहीं एक चर्चा तो हुई, एक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अफवाह हुआ कि इंडिया गठबंधन में अलायंस जो भी है उनमें एकता नहीं है। लालू जी चुप क्यों है? लालू जी हमेशा इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में वो हमेशा से इनिशिएट करते रहे। जब ये परिस्थितियां हो रही थी या फिर हो रही हैं, तो लालू जी मौन क्यों है, चुप क्यों है? देखिए दीपक जी, अभी जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इतरा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को इतराने दीजिए। समय और समय अनुकूल सारी बातें होनी चाहिए और समय स्पष्ट रूप से जब आएगा और इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक साथ बैठेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य घटक दल एकजुटता के साथ जो बातें बिहार में कर रहे हैं, जो सरकार के स्तर से बिहार में कर रहे हैं, वो आने वाले समय में केंद्र के स्तर पर भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और स्पष्ट रूप से जो नीतियां हैं बिहार की, उस नीतियों के अनुसार हमने जो देश स्तर पर संदेश दे करके देश स्तर पर जो इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है, उसमें लालू प्रसाद जी की महती भूमिका है। और लालू प्रसाद जी का सभी लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जी समाजवाद के मजबूत स्तंभ हैं।
लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ है। लालू प्रसाद जी ने इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए और समाज में नफरत को समाप्त करने के लिए जो संदेश दिया है, वो संदेश पूरी तरह से पुख्ता है और सबका विश्वास लालू प्रसाद जी पर और लालू प्रसाद जी के साथ वाले जो गठबंधन में लोग हैं उन पर है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है और सभी एकजुट होकर के एकरूपता के साथ, एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, जो हम दो हमारे दो की नीतियां चला रहे हैं और जिस तरह से इनके सरकार आने के बाद देश में गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, वो जो 4 पॉइंट से गरीबों का उपहास उड़ाते हैं, उनको जवाब देने का समय आने दीजिए। सभी का मुखर होकर के जो बातें सामने आएंगी उसके बाद ये आपके पास आता हूँ, एक सवाल जिसे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास भी आता हूँ। बात यह है, एक अनुरोध है, एक मिनट आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़े हैं, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमानित कर रही है, जिस तरह से इनके जो स्टेट लीडरशिप है उसको समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख करके वन मैन शो की जो राजनीति कर रही है, देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस पर सभी को आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल नहीं है। एजाज साहब कुछ कह रहे थे जी। दीपक जी एक अनुरोध है, 4 बजे से मुझे किसी और के साथ जुड़ना है, अगर आप अनुमति दे देते। बस एक सवाल आपसे लेना है, बस एक सवाल, उसके बाद मैं अनुमति दे देता हूं आपको, आप चले जाइएगा। सवाल यह है असीफ जी कि क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का ये डर है, नीतीश जी से ये डर है, जब से इंडिया गठबंधन बना और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक डर जैसा है कि क्या आप लोग के साथ रह के MY लेकर नीतीश जी फिर पलट तो नहीं जाएंगे? ये कहीं ना कहीं है या नहीं? इसका एकदम सीधा सपाट उत्तर करना चाहता हूं। तो दीपक जी, ये एक ऐसा सवाल है ना कि मुझे लगता है कि मुझ जैसे लेवल के लोगों से शीर्ष नेतृत्व में डिस्कस नहीं करेगा कि ऐसा कोई डर है या नहीं है, तो फिर मैं कैसे ये जवाब दे दूं? जहां तक मेरी जानकारी, मेरी समझ है, ऐसा कोई डर कांग्रेस पार्टी को नहीं है, कोई डर नहीं है, इस तरह की कोई चिंता कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और अगर कहीं होगी तो इतने टॉप लेवल की बात है कि हम जैसे लोगों से पार्टी डिस्कस ही नहीं करेगी। तो मैं इसमें सीधा जवाब आपको क्या दूं, बताइए। प्रीति जी, सवाल आपसे, अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि अभी सिर्फ जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उन चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, आप लोग 32 पार्टी यानी एनडीए लड़ रहा था, और अब जो चुनाव होंगे उसमें 32 वर्सेस 26 होगा। देखिए, कांग्रेस की तो सबसे पहले अभी जो एक चेहरे की बात हो रही थी, तो कांग्रेस और का चेहरा और भाजपा का चेहरा, वो चाहे कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन जो एक लीडरशिप होता है ना, वो मायने रखता है कि जो नेतृत्व कौन करेगा, किनके नेतृत्व में सरकार चलनी है। और जब नेतृत्व का ऐसा होता है जिस पर लोगों को भरोसा हो जाए, जब नेतृत्व अपने वादे नहीं बल्कि इरादे से जब ये साबित कर देती है कि उनका भरोसा लोगों पर बन गया है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी का स्वतः नाम आता है। वहां पर राहुल गांधी का नाम नहीं आता है, वहां पर तेजस्वी जी का नाम नहीं आता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया है, इसलिए आज उनका चेहरा लोकप्रिय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गर्व का विषय है कि वैसे नेता भाजपा के पास है, पहली बात। दूसरी बात की आज जो हम लोग, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे इधर एनडीए हो, तो हम लोग जब भी चुनाव लड़ते हैं, हमारी एक पॉलिसी होती है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात की जाती है और जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पर कितनी पहुंची। हम लोग विकास के मुद्दे पर राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, यानी कि एक ईमानदार नेतृत्व से लड़ने के लिए सभी भ्रष्टाचारी यहाँ पर एक हो गए। उनके पास न तो नीति है न तो नियत है, और आज वो साबित भी हो रहा है। चाहे दिल्ली में मंत्री जेल जा रहे, उन्हें बेल ना मिल रहा हो, या किसी अन्य राज्य की भी बात कर लें, तो हर जगह
लोग, चाहे भूपेश बघेल जी की बात कर ले, किसी भी राज्य की बात कर ले, वहां पर कांग्रेस और इंडी अलायंस के जितने घटक दल हैं, उनके नेता कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप में वो घिरे हुए हैं और वो बच नहीं पा रहे हैं। तो यह परिणाम दिखाता है कि भविष्य का दूरगामी यह एक दिशा तय करता है कि नेतृत्व कौन है। और एनडीए के पास एक बहुत ही अच्छा चेहरा है जो कि पका हुआ है, 24 कैरेट का है, और वो नरेंद्र मोदी जी है, जिन पर लोग भरोसा करते हैं। आज पूरे एजाज साहब एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। एजाज साहब एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं एकदम सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो इंडिया गठबंधन जब से बना और में लगातार जो है इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सारी चीजें एक के बाद एक होती जाएंगी, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के विधानसभा के लिए एक रुकावट जो है उसमें कहीं ना कहीं तो आई। क्या अब वो स्थिति नहीं रहेगी? क्या अब आप लोग दबाव बना के रखेंगे कांग्रेस पर कि वो अपने फैसले खुद से और अपने लेवल पे ना ले सके? देखिए दीपक जी, गठबंधन एरा जो होता है उसमें कोई दबाव नहीं होती है, उसमें सहमति होती है। और सहमति के बिंदु पर सभी लोग सहमत हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सवालों पर, जनता के हितों के लिए, जनता के जो उम्मीद है उस पर हम खरे उतरेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे गठबंधन के प्रति देश की जनता का भी झुकाव है। इस मामले में कहीं कोई इफ्बट का मामला नहीं है। और जहां तक गठबंधन के द्वारा एक दूसरे के साथ समन्वय की स्थिति है, समन्वय भी बहुत बेहतर है। एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से तालमेल करके जिन मुद्दों को जिन जिन राज्यों में होनी चाहिए पर हम जनता के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है देश में महंगाई का, बेरोजगारी का और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं में भारतीय समय की भी कमी है, ठीक है, अब ये देखना होगा और हम जनता के बीच में जनता के हितों के लिए खड़े रहेंगे और जनता भी हमारे लिए खड़ी है। जी, अब जाहिर सी बातें देखना होगा कि अब जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो बैठक चली, अब ये कहा जा रहा है कि फिर से एक नई तिथि आएगी, उसमें तमाम नेता जुटेंगे। इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि क्या अगली बैठक होती है, और होती है तो क्या सभी पहले की तरह एकजुट होते हैं या नहीं। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली, बहुत बहुत धन्यवाद। एजाज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।